हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जिसने बायोलॉजी सब्जेक्ट को रखा है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो ये चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ये बेस्ड है NCERT पे, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ द लिविंग वर्ल्ड। नाउ स्टार्ट क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले टर्म आता है एक बायोलॉजी। ये बायोलॉजी होता क्या है? तो सभी को पता होगा ये बायोलॉजी क्या होता है। क्लास 7th 8th 9th 10th तक पढ़ते आ रहे हैं और ये बायोलॉजी का वर्ड भी सुनते आ रहे हैं कि ये बायोलॉजी वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी वर्ड डिराइव्ड हुए हैं ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है बायोस, BIOS। तो इसका मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी बायो मतलब लाइफ एंड लोगिया मीन्स स्टडी ऑफ, यानी लॉजी मतलब स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एंड उसके लाइफ को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग जीव जगत। तो लिविंग वर्ल्ड यानी वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। तो वो कहाँ रहते हैं? वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग वर्ल्ड कैसा होता है? आखिर ये लिविंग वर्ल्ड में होता क्या है? तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन अर्थ ऑर्गेनिजम्स हैव ए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, ठीक है। अर्थ में यानी पृथ्वी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपना क्या होता है? एक वंडरफुल लाइफ होता है, वंडरफुल संसार होता है। अर्थ में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनका अपना एक लाइफ होता है, उनका अपना एक वंडरफुल वर्ल्ड होता है, ठीक है। ए वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ में क्या होते हैं? एक वाइड रेंज होता है, एनिमल्स का भी वाइड रेंज होता है एंड प्लांट्स का भी, क्योंकि अर्थ में पृथ्वी में प्लांट्स तो एक ही टाइप के नहीं मिलते हैं, ना ही एनिमल्स एक ही टाइप के मिलते हैं, क्योंकि इनका अपना एक रेंज होता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनका अपना अपना वाइड रेंज होता है। प्लांट्स भी डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एनिमल भी डिफरेंट पार्ट्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये सब रहते कहाँ हैं? हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में, लेकिन इनका अपना एक वाइड रेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, creatures are found in every part of the earth, whether it is the peak of ice or the ocean or desert। जैसे कि आइस ऑफ पीक ऑफ आइस जो बर्फ होती है, ठीक है, बर्फ की चोटी जो होती है, यानी बर्फ से बने जो पहाड़ होते हैं। ओशन यानी महासागर, डिजर्ट यानी मरुस्थल, बालू वाला एरिया, ये सब एरिया में क्या होते हैं? क्रिएचर्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि क्रिएचर हर जगह पाए जाते हैं, एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो आइस ऑफ पीक हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो डिजर्ट हो, यानी सारे एरिया में क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इन एवरी पार्ट ऑन वन साइड वी सी द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। अगर आप एक साइड देखो तो फ्लावर की जो ब्यूटी होती है, फ्लावर की जो सुंदरता होती है, अब तो देखते हो फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे टाइप देखो, दूसरे तरफ देखो, ऑन द अदर हैंड द थ्रोनी प्लांट्स फाउंड इन द डिजर्ट। तो डिजर्ट एरिया में कांटेदार प्लांट्स होते हैं, थ्रोनी प्लांट्स। एक साइड देखते हो कि प्लांट्स बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं,
उसे देखकर हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर आप दूसरे हैंड देखो कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कांटेदार होते हैं, उनके प्लांट्स में क्या होता है, उनके लीफ में कांटे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, डिजर्ट एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, प्लांट्स की वैरायटी को पता चल रहा है। ऑन वन साइड दे आर एनिमल्स रनिंग एट फास्ट स्पीड। अब एनिमल्स की बात करते हैं तो एक तरफ आप एनिमल को देखो तो वो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, यानी कि वो बहुत तेज दौड़ते हैं, उनका मूवमेंट बहुत तेज होता है। वाइल ऑन द अदर साइड देयर आर स्लो रेप्टाइल्स और मोलस्का एनिमल्स। लेकिन जबकि आप दूसरे साइड देखो तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स, मोलस्का। रेप्टाइल्स में बहुत सारे स्नेक आ गए जो रेंगने वाले जानवर होते हैं। मोलस्का जैसे कि स्नेल, घोंघा होता है, वो भी मूवमेंट क्या करते हैं, स्नेल बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं। रेप्टाइल्स वो भी बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं। है तो वो एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स में भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत फास्ट रनिंग करते हैं और बहुत स्लो रनिंग करते हैं, ठीक है। इन दिस वे द अर्थ इज द हैबिटेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बींग्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं उनका अपना क्या है, अपना अलग अलग हैबिटेट है, अपना रहने का अलग अलग स्थान है। नेक्स्ट, cooperation of various species found in a particular ecosystem or their dependence on each other tell us what life is। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम, यहाँ एक वर्ड आया इकोसिस्टम। आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा एरिया है एंड इकोसिस्टम organisms interact with one another as well as the non-living parts of the environment। यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रहते हैं और एक जानवर या दूसरे जानवर के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उससे बॉन्डिंग रखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एज वेल एज वो नॉन लिविंग पार्ट के साथ भी क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एरिया क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। तो उसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं यानी कि एनिमल्स के जो स्पीसीज होते हैं, वैरायटी एनिमल्स के स्पीसीज, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन करते हैं, कॉपरेशन, उसका सहयोग करते हैं, उसका हेल्प करते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंस रहते हैं। तो इसके डिपेंडेंसी को देख करके हमें क्या पता चलता है कि व्हाट लाइफ इज, लाइफ है क्या। तो आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। लाइफ इज हार्ड टू डिफाइन। लाइफ को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। व्हेन वी कंपेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग, जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लिविंग में और नॉन लिविंग में, वी केयरफुली स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन दैम। तो हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं, उसके कैरेक्टर को केयरफुल तरीके से क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। आखिर नॉन लिविंग और लिविंग अलग क्यों है। सर्टेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, बहुत टाइप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग का कैरेक्टर अलग होता है और लिविंग का कैरेक्टर अलग होता है। विच डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द इनएनिमेट। वो क्या करते हैं, जो निर्जीव को, यानी सजीव, सजीव मतलब क्या होता है, लिविंग, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। तो आप निर्जीव को इनएनिमेट भी कह सकते हैं। निर्जीव का एक दूसरा वर्ड है इन एनिमेट। इन एनिमेट को क्या बोलते हैं, निर्जीव। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से अलग है, ठीक है। उसके हमको कैसे पता चलता है, उसके कैरेक्टर को देख करके, ठीक है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर फॉर्म बाय मॉलिक्यूल्स। और ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बट in organisms these molecules are specially organized and from cells। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से तो बने होते हैं, स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल से किस में चेंज हो जाते हैं, सेल में। यानी कि जो जैसे हमारा बॉडी, ठीक है, यानी ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनका बॉडी क्या है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। लेकिन मॉलिक्यूल से वो किसके चेंज हो जाते हैं, वो उसमें
वो सेल्स में चेंज हो जाते हैं, जहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है, लाइफ की बिगनिंग होती है, ठीक है। दिस सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑटोमेटिकली। और ये सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट होते हैं। तो वो फंक्शन आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या कैरेक्टर होता है, तो वो फंक्शन क्या करते हैं, वो हमारे सेल के थ्रू होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम इनएनिमेटेड आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे मुख्य कैरेक्टर को यानी मेन कैरेक्टर को बताएंगे जो क्या होता है, मतलब लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। नेक्स्ट, जैसे ये है लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर, तो वो मेन कैरेक्टर ये 4 है, ठीक है। पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म एंड 4 है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर जो है ये क्या करता है, लिविंग को नॉन लिविंग से अलग रखता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मतलब वृद्धि करना, इंक्रीज करना, बढ़ना। तो ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। जो ग्रोथ होते हैं वो लिविंग बींग्स के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यानी ये कैरेक्टर होना क्या है, कैरेक्टर क्या है लिविंग बींग्स का, ग्रोथ यानी वृद्धि होना। विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन इट्स साइज, लेंथ एंड विड्थ। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, उसके साइज इंक्रीज करते हैं, उसके लंबाई इंक्रीज करते हैं, उसकी चौड़ाई इंक्रीज करती है, ठीक है। द ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन। और ये जो सेल ग्रोथ होता है ऑर्गेनिजम्स में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के दौरान होता है। जब सेल का डिवीजन होता है तब ये होता है। ग्रोथ इन प्लांट्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, बट ग्रोथ इन एनिमल्स इज अप टू ए सर्टेन एज लिमिट। यहाँ पे प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मतलब ग्रोथ होता है उसके एज लिमिट पे होता है, यानी उसकी जो एक निश्चित आयु सीमा नहीं होती है एनिमल्स की, ठीक है। उसका जो एज होता है वो लिमिट होता है। कहीं ना कहीं ऐसा एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल्स का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। बट ये प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में ये ग्रोथ कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट लाइफ। नेक्स्ट, इफ वी लुक एट द ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वेट, अगर आप ग्रोथ को वेट के अकॉर्डिंग देखो, वेट मतलब भार, भार के अनुसार देखो तो क्या होता है, then there is also an increase in the weight of an inanimate one such as mountain and sand dunes। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि ग्रोथ को अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, जैसे कि इनएनिमेट यानी निर्जीव चीज़, निर्जीव में तो ग्रोथ नहीं होते हैं, बट अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें तो निर्जीव में वेट ग्रोथ होता है। वो कैसे, जैसे कि माउंटेन, माउंटेन क्या है, एक पहाड़ है। अगर माउंटेन क्या है, उसे तो कोई उठा नहीं सकता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सैंड ड्यून्स यानी कि जो बालू की रेतें होती हैं, अगर आप बालू की रेत को एक के ऊपर सजा कर रख दो तो वो बड़ा सा क्या हो जाएगा, एक बड़े से एरिया में बालू क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, वो वेट बढ़ गया, यानी कि वो ग्रोथ नहीं हुआ, वो वेट बढ़ा। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, ग्रोथ से क्या कर, ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि हम निर्जीव में भी जान सकते हैं कि, यानी कि उसमें नॉन लिविंग में भी जान सकते हैं कि उसमें ग्रोथ होता है, बट वेट के अकॉर्डिंग यानी भार के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट दिस इंक्रीजेस इन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सबस्टांस ऑन द अर्थ। तो ये इंक्रीजेस कैसे होता है, ये होता है जब किसी सरफेस पे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे सबस्टांस है, बहुत सारे सबस्टांस, ठीक है। तो ये सबस्टांस को अगर भर दो तो इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सब एक तरह से जम जाएंगे, सब एक तरह से मिल जाएंगे, तो इसका क्या होगा, ये ग्रोथ हो जाएगा। तो ये ग्रोथ कब होगा, ये होगा वेट के अकॉर्डिंग। ये वेट के अकॉर्डिंग किस में होगा, इन एनिमेट यानी निर्जीव चीज में, यानी नॉन लिविंग में।
ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म इज इंस्ट्रिंसिक वाइल इन इनएनिमेट इज फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, तो अगर हम लिविंग में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होता है, इंस्ट्रिंसिक होता है, यानी इंटरनल होता है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ह्यूमन है, डॉग है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ग्रोथ होता है क्योंकि ग्रोथ क्या है, उनका एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसमें कैसा ग्रोथ होता है, इंस्ट्रिंसिक। ठीक है, यानी कि इंटरनल। बट अगर इनएनिमेट में देखें, अगर हम निर्जीव में देखें, लिविंग में देखें, तो उसमें क्या होता है, अपर सरफेस, ऊपर वाला सरफेस में का एरिया जो होता है वो ग्रो करता है, यानी वेट के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि उसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। देखिए, जैसे ये प्लांट है, ये सीड है प्लांट्स का, ये जर्मिनेशन वाला प्रोसेस है ये। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ कर गए। एक ऐसा पीरियड आया है कि इसमें प्लांट्स में क्या हो गया, पत्ते निकल आए। ठीक है, तो ये अब जान ही रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ, बेबी है, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड है, उसके बाद एडल्ट है, उसके बाद एनिमल्स में क्या है, बेबी है, उसके बाद ये क्या है, चाइल्ड है, उसके बाद ये एडल्ट है। फिर प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ये क्या ग्रोथ हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन है। ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो किस प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहा जाता है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने ही तरह बच्चे को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। Reproduction is an important process for continuing the lineage of a species। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है। और इससे क्या होता है, लाइफ जो होता है, यानी कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग जन्म लेंगे तो लाइफ क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्पीसीज हैं वो लीनिएज होगा, उसके वंश बढ़ेंगे, उसकी जाति बढ़ेगी, उसकी कुल बढ़ेंगी। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स अकर बाय सेल डिवीजन इन सेल। तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिजम्स में किसके दौरान होता है, जब हमारे सेल में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शायद आपने क्लास 10 में सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, asexual reproduction of low grade organisms such as amoeba, hydra, yeast, fungi, etc. has some ability to recover its lost past। तो ये क्या है, asexual reproduction। तो asexual reproduction जो होता है वो लो ग्रेड ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि लो ग्रेड ऑर्गेनिजम्स क्या है, अमीबा है, हाइड्रा है, ईस्ट है, फंगी है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में अगर इनका कोई बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, दोबारा रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ये एबिलिटी होती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट एंड फंगी। फंगी रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर। ये स्पोर क्या है, ये स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, उसका टाइप है। तो फंगाई यानी फंजाई में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर वाला। ठीक है, ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, क्योंकि बडिंग भी क्या है, एसेक्सुअल का एक पार्ट है। प्लेनेरिया जिसे हम लोग फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो रीजनरेशन भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर सेलुलर एल्गी, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस बाय ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो एक सेल के बने होते हैं, इसलिए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसमें जो इन दोनों में जो रिप्रोडक्शन होता है लगभग समान होता है। ठीक है, ग्रोथ के साथ
जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जब एल्गी की ग्रोथ होती है, तब दोनों में लगभग एक ही टाइप का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन जो भी होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इसमें क्या करते हैं, इनके बॉडी में सेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, यानी सेल टूट करके सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। जब सेल का डिवीजन होगा तो अब सेल का नंबर बढ़ेगा। देन नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अपर क्लास ऑर्गेनिजम्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो अपर क्लास ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो वो अपर क्लास ऑर्गेनिजम्स क्या है, जैसे कि ह्यूमन है, डॉग है, कैट है, गॉट है, ये सब अपर क्लास के ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट आर अनेबल टू कॉपी देमसेल्फ। इनएनिमेट यानी कि जो निर्जीव होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, उसमें क्या होते हैं, वो अपने ही तरह किसी भी ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, अनेबल नहीं कर सकते हैं। उसे वो क्या करते हैं, अपने ही तरह नहीं बना सकते हैं, उसकी कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिविंग क्या होता है, लिविंग में वो क्या करते हैं, लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है और वो रिप्रोडक्शन क्या थ्रू क्या करते हैं, अपने ही तरह बच्चे को जन्म देते हैं। बट जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें ये सिस्टम नहीं होता है, वो अनेबल है कॉपी करने के लिए, अपने ही तरह वो अपने ही तरह बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। जैसे कि स्टोन, बुक्स, टेबल, ये क्या है, नॉन लिविंग है, ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग है, यानी इनमें कॉपी करने की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ईस्ट सेल है, ठीक है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट का रिप्रोडक्शन मैंने बताया है, इसमें बर्ड वाला प्रोसेस हुआ है। ये अमीबा का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देखिए अमीबा है, अमीबा में क्या हो रहा है, देखिए रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये पेरेंट अमीबा है। जैसे रिप्रोडक्शन हुआ तो इसमें सेल का डिवीजन हुआ, ये दोनों सेल का डिवीजन हुआ। जैसे डिवीजन हुआ तो दो अमीबा अलग अलग होने लगे। जब दोनों अलग हो गए तो क्या बन गया, डॉटर अमीबा बन गया। फिर ये डॉटर अमीबा क्या होंगे, फिर मैच्योर हो जाएंगे, फिर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। यानी कि बडिंग प्रोसेस ईस्ट में होता है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन मतलब अमीबा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दो भाग में बटे हैं, इससे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ये है प्लेन। देखिए प्लेनेरिया में क्या होता है कि प्लेनेरिया के बॉडी को अगर काट दिया जाए तो उसके हर एक कटे हुए भाग से न्यू प्लेनेरिया जन्म लेंगे, यानी कि न्यू प्लेनेरिया का रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यानी कि इसमें किसी भी मेल या फीमेल यानी दोनों का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, किसी एक गैमेट से ही इसका काम चल सकता है। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये पेरेंट हाइड्रा है, इसमें बड का फॉर्मेशन हुआ, ये बड थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये बड जब से ही बड़ा होता है ये बॉडी से अलग हो जाते हैं, फिर यही बड क्या होते हैं, फिर पेरेंट्स बन जाते हैं। फिर ये बर्ड्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बनने के बाद फिर ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद फिर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर उनमें न्यू बर्ड निकलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट है स्टिमुलाई। ये भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है। तो स्टिमुलाई होता क्या है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपने आप को देमसेल्फ, अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसके जैसे बना लेते हैं, इन्वायरमेंट के थ्रू बना लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट थ्रू सेंसरी ऑर्गन एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में होने वाले जो चेंजेस हैं उसको वो अडेप्ट कर लेते हैं, उसके तरह वो रहना, जीवन जीना सीख लेते हैं, सर्वाइव करना सीख लेते हैं। तो उसे कैसे पता चलता है, उसके सेंस ऑर्गन से, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसके थ्रू उसे पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके थ्रू वो क्या होते हैं, उसको ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार वो फिर रिएक्ट करते हैं। बीइंग सेंसिटिव टू एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर सच एज, जैसे कि सेंसिटिव फैक्टर होता है, ठीक है, जैसे एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर, जिसे देख करके क्या होते हैं, लोग स्टिमुलाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि लाइट को देख के रिस्पॉन्स करना, वाटर को देख के रिस्पॉन्स करना, एयर को देख करके, हीट को देख करके, ये सब को देख कर हम रिस्पॉन्स करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं को
देखकर रिस्पॉन्स करते हैं। लाइट देखने के बाद आंखें बंद हो जाती है, ज़्यादा वाटर देखने के बाद वो उससे दूर हटने लगते हैं, ज़्यादा हवा चलती है तो वो समझ जाते हैं कि ज़्यादा एयर हो रहा है तो वो उसके पास ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। हिट अगर है तो अगर गर्म चीज़ है तो आप उसमें टच करते हो तो आपके हाथ हट जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम इनएनिमेट बीइंग्स, तो ये सारे जो फैक्टर हैं यानी एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग से अलग करते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है। देन नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स विच हैज सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग केवल एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऐसे जीव हैं जिसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है, उसमें कॉन्शियसनेस होता है यानी कि आत्मबल, उसमें आत्मनिर्भरता, ठीक है, उसमें फीलिंग होती है, ठीक है, उसमें फीलिंग होती है, मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें कॉमन सेंस होता है, उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन होता है। ये सारे ह्यूमन बींग्स में ही होता है, ये सारे प्लांट्स में नहीं होते। प्लांट्स में क्या होता है, फीलिंग नहीं होता है, प्लांट्स में मेमोरी नहीं होते, प्लांट्स में लिंकिंग नहीं होता है, प्लांट्स में कॉमन सेंस नहीं होता है, प्लांट में सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है। ये सारे एक ह्यूमन बींग में होता है, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर रहते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट 4 नंबर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये चौथा क्या है, कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल से बने होते हैं, चाहे वो वेरियस क्लास के हो, साइज के हो या फंक्शन के हो, सारे किससे बने होते हैं, किससे बिलोंग किए हुए हैं, केमिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। द केमिकल विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंस्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। और ये केमिकल्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये केमिकल्स धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसमें वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अभी मैंने ये वर्ड कहा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, विच कीप अस अलाइव, जो हमें जिंदा रखते हैं। इट हैपेंस इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं वो जिंदा रहते हैं इसी मेटाबॉलिज्म के कारण। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि बॉडी में जो हम जो कोई फूड खाते हैं, ठीक है, तो फूड का एनर्जी में चेंज होना वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो चेंज कैसे होगा, तो वो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन करने के दौरान क्या बनाएंगे, एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या होगा, हमारे पूरे सेल्स को मिलेंगे, हमारे सेल्स क्या करेंगे, उसे फंक्शन करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। देन नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इन मेटाबॉलिज्म। तो अभी भी हमने बताया कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं यानी हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म के दौरान होते हैं। यानी ये मेटाबॉलिज्म जो होता है इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे होते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स बिल्डअप करते हैं, हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी उसका बिल्डअप, मॉलिक्यूल्स का बनना, क्रिएट होना। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर उसका ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि कुछ खाते हैं, हम फूड को खाते हैं, फूड खाने के बाद उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें कैटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन एनाबॉलिज्म में होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स का बनना, यानी हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स जब भी बनेंगे, मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन होगा तो वो एनाबॉलिज्म के थ्रू, और जब भी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होगा वो कैटाबॉलिज्म के थ्रू। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे पता चल रहा है कि जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, एक दूसरे से अलग है। इतने सारे जो कैरेक्टर को अभी हमने बताया, इससे क्या पता चल रहा है कि लिविंग अलग होते हैं, नॉन लिविंग अलग होते हैं, ठीक है। ये है
मेटाबॉलिज्म, जैसे कि ये हमारे बॉडी में ऐसे ही मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे ये फूड है, ठीक है, फूड गया अंदर, ठीक है, इसमें कैटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एनाबॉलिक पाथवे बन रहा है, ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा, ये पूरा पाथवे चलेगा, जिसे हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है, और ये मेटाबॉलिक पाथवे होने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी बनते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों क्या है, कैरेक्टर, लिविंग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो इस वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ाया, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये पार्ट 1 वीडियो है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमने पढ़ा लाइफ क्या है, अब ये डाइवर्सिटी वर्ल्ड यानी लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी हुआ, चेंजेस हुआ, भिन्नता आई, वो कैसे आई, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।